हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर मैं आपके साथ स्काइप कॉल पे शुरू कर चुकी हूँ, उसी की वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। ठीक है। जन पोषण तथा स्वास्थ्य, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें आप क्या क्या लर्न करेंगे। जन पोषण का महत्व, जन स्वास्थ्य के महत्व और उसमें पोषण समस्याओं का ज्ञान, इसकी आपको नॉलेज होगी। पब्लिक हेल्थ का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, और उसमें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसकी नॉलेज आपको होगी। आप विभिन्न प्रकार के कारण समझ पाएंगे जो पोषण समस्याओं से संबंधित हैं। पोषण समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियों के बारे में आप बता पाएंगे इस चैप्टर के बाद। और जो सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए देश में हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। द नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर completely personal that cannot be quoted officially। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। 11th क्लास में आपने पोषण, स्वास्थ्य, स्वस्थता, खुशहाली, इन सब के बारे में पढ़ा है। पोषण क्या होता है बच्चों? पोषण होता है विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, उसमें विभिन्न पोषक तत्व हमें मिलते हैं। और जब वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अपना काम शुरू करने लगते हैं तो उसे पोषण कहा जाता है। जैसे ऊर्जा मिलती है, हमें कैलोरीज से ऊर्जा मिलती है और हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाते हैं। प्रोटीन शरीर के विकास में, मांसपेशियों की टूट फूट मरम्मत में लाभदायक होता है। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए। और विटामिन्स जो हैं हमारी विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा आप सब बच्चों ने पढ़ी हुई है, WHO ने दी है और आप सबको पता है। और आप सब रिकॉल कर पाएंगे कि स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारियों से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। स्वस्थता का मतलब फिटनेस भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था। फिटनेस होता है स्ट्रेंथ, कि जब तक हम कोई कार्य कर रहे हो, जब तक हमें थकावट महसूस नहीं कर रही, तो मतलब व्यक्ति उतना फिट है। खुशहाली, वेलनेस, अगर इन तीनों चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ महसूस करता है तो उसके आसपास खुशहाली का वातावरण होता है। महत्व इसमें आपको ये जान पाएंगे कि पब्लिक न्यूट्रिशन, जन पोषण का क्या महत्व है, ये क्यों ज़रूरी है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के जो कम से कम 50% बच्चों को कुपोषण होता है हमारे देश में। और पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उसको लेके कुछ डेटा नीचे दिया हुआ है, उन पे ध्यान देते हैं। ठीक है। भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं, लगभग उनका 1/3 बच्चे, 1/3 बच्चे जो होते हैं वो अंडर वेट होते हैं, कम जन्म भार होता है उनका। बच्चों का जन्म का भार 2500 ग्राम या 2.5 किलो होना चाहिए, लेकिन ये उससे कम होता है। और अगर उससे कम होता है तो वो अपने जीवन के आगे आने वाले सालों में, प्रौढ़ावस्था में, विकासशील अवस्था में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विकास की गति रुकती है, धीमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, कमज़ोर परिवारों के जो बच्चे होते हैं, वो जो विद्यालय पूर्व, प्री स्कूल जो एज होती है, स्कूल जाने से पहले वाली आयु, ठीक है, उनमें वृद्धि मंदन व्यापक रूप से पाया जाता है। वृद्धि मंदन को कहते हैं इंग्लिश में ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके 2 एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी हाइट कम होना
और बच्चों की उम्र के हिसाब से उनका वज़न कम होना। ठीक है। और एक तीसरा इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी और मिल रही है, डेटा ये बताता है बच्चों और बड़ों में बड़ी संख्या में सीरियसली गंभीरता से पोषक तत्वों की, और वो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12। यहाँ बच्चों अब आपका होमवर्क ये हो जाता है, आप पता करिए कि ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से खाद्य पदार्थों में होते हैं। पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आपको पता करना है कि किशोरी लड़कियों में इनमें से कौन से पोषक तत्व की कमी ज़्यादा पाई जाती है और क्यों। चलिए आगे चलते हैं। यदि इन समस्याओं का निपटारा सही टाइम पे नहीं किया जाएगा तो शारीरिक रूप से तो प्रभाव डालते ही डालते हैं, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव डालते हैं। इंटेलिजेंस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मानसिक रूप से बच्चे का विकास प्रभावित रहता है। ठीक है। कुपोषण का बहुत अधिक मूल्य देश को भी चुकाना पड़ता है। अगर बच्चा कुपोषित है अपने बचपन में, अपनी कम उम्र में, तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। वो जब बड़ा होता है तो वो सिर्फ जीवन भर की कमाई का 10% से अधिक, मतलब जीवन भर की जो उसकी कमाई होती है, जितना उसे कमाना चाहिए उससे 10% कम कमाता है। और अगर वो 10% कम कमाता है तो देश की GDP में भी वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। ठीक है। और इससे भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में भी नुकसान होता है। इसलिए कुपोषण पे ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भारत को समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सके। भारत में ज़्यादा समस्या अल्प पोषण की है, अंडरवेट बच्चों की है, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से अति पोषण, ओवरवेट की समस्या भी ज़्यादा मिल रही है। लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है, खाने पीने का पैटर्न बदल गया है, आहार पद्धतियाँ जिसे बोलते हैं वो बदल गई हैं। लोग जंक फूड्स, वेस्टर्न फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। वॉकिंग, टहलना, फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत कम हो चुकी है। ठीक है। तेल वाले खाद्य पदार्थ ये सब ज़्यादा खाते हैं, कम चलते हैं। ट्रांसपोर्ट के साधन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, यातायात के साधनों का। ठीक है, थोड़ी दूर के लिए भी। इन सब की वजह से अति पोषण की समस्या का भार भी भारत पे है, हमारे देश पे है। इसके साथ ही साबुत अनाजों, दालों, सब्जियों और फलों का सेवन कम हो गया है। ठीक है। साबुत अनाज, दालें, सब्जियां, फल इन सब का सेवन कम हो गया है। और क्योंकि बिस्किट, पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स इन सब का सेवन ज़्यादा हो रहा है, जिनमें ऊर्जा और शक्कर, वसा, नमक तो अधिक होता है, लेकिन पोषक तत्व और रेशे की कमी होती है। और जिससे किस प्रकार के रोग हो जाते हैं, मोटापे से हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज़, कैंसर, अर्थराइटिस, गठिया। ठीक है। ये रोग असंक्रामक हैं और अपना केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही कुप्रभाव नहीं डालते, बल्कि लाइफ की, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी को भी प्रभावित करते हैं, वित्तीय बोझ भी बढ़ाते हैं। और अगर इनसे कोई बीमारी होती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं कंट्री में। हालांकि इसके अलावा चेचक जैसे संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। चेचक अब नहीं मिलता, लेकिन अन्य रोग HIV, एड्स, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, मलेरिया जैसे रोग व्यापक रूप से बढ़ रहे हैं। ये आपकी किताब में दिया हुआ है तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आज की करंट सिचुएशन का एग्जाम्पल आप जानते हैं,
कोविड-19 वायरस से फैलने वाला कोरोना रोग भी संक्रामक रोग है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। ठीक है, इन संक्रामक रोगों के अंतिम परिणाम बदतर होते हैं, जिसका सही पोषण नहीं होता है, अर्थात जो अल्पपोषित होते हैं उन पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर मोटापे से, मधुमेह, HIV, एड्स इन सब से पीड़ित है व्यक्ति तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे डॉक्टरों, आहार विशेषज्ञों मतलब डाइटिशियन और सरकार के लिए उपचार, नियंत्रण और रोकथाम के संदर्भ में बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। मतलब ये तीनों लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी, डाइटिशियंस, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए भी कि उनका उपचार कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट कंट्रोल कैसे किया जाए, प्रिवेंशन रोकथाम कैसे की जाए। ये सब चैलेंजिंग टास्क आ जाते हैं सरकार के और सभी प्रोफेशनल्स के सामने। जन स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षित संगठन, जिससे जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, इन समस्याओं पर विचार करने और समाधान करने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो डाइटिशियंस जो हैं या जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो ट्रेंड हुए हैं, उन सब का इन पे विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे चलते हैं बेटा। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है? जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए यह पोषण संबंधी रोगी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों के इन पोषक संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। मूलभूत संकल्पनाएं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। जन स्वास्थ्य पोषण, ये परिभाषा आपको पढ़नी है। अध्ययन का ये क्षेत्र है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें किस चीज़ को बढ़ावा देना जाता है? अच्छे स्वास्थ्य को, दो प्रकार से, लोगों में पोषण संबंधी रोगों को रोककर या समाधान करके, और दूसरा रोगों को रोकने का जरिया क्या है? वो है सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम। कोरोना में सरकार की नीति क्या आई? सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। आगे हैं आहार भी, और सरकार ने बाकी चीज़ें भी प्रमोट की, साफ़ सुथरा हाथ रखना, धोना हाथ, दूर से बात करना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो सरकारी नीतियों का बहुत महत्व है पब्लिक हेल्थ के लिए। आगे हैं आहार विशेषज्ञ इस समस्या का समाधान लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर करता है। देखो, एक डाइटिशियन जो नैदानिक पोषण आपने पीछे पढ़ा था, उसमें व्यक्ति विशेष से डील करते हैं। यहाँ पे एक समूह के साथ, एक जनसंख्या की पोषण संबंधी समस्या के साथ डील करना है तो बड़े लेवल पे किया जाता है, संगठित ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे किया जाता है, और बहुविषयक मतलब कई तरह के इसमें डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, उस तरह की पद्धति को अपनाना पड़ता है, ठीक है। एक ग्रुप एक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। समाधान कैसे होगा? ये जो जनसंख्या है इतनी बड़ी जो लोगों को प्रभावित करती है, उसमें ग्रुप एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। आगे हैं, इसीलिए पोषण का क्षेत्र मल्टी डिसिप्लिनरी है और जीवन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की बुनियादों पर टिका है। कैसे भाई? पोषण दोनों विज्ञान से संबंधित है। जीवन विज्ञान क्यों? क्योंकि पोषण जो है वो एक व्यक्ति के शरीर से संबंधित है, जीव से संबंधित है, उसके अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं। और सामाजिक विज्ञान, अगर आप किसी को उसके लाइफस्टाइल में, उसके पैटर्न में, जिस तरह का खाद्य पदार्थ वो लेता आ रहा है, भोजन लेता आ रहा है, उसमें चेंजेस बताएंगे, यानी कि आप उससे मानसिक रूप से उसके सोशल कॉजेज़ की उसमें ये कमी क्यों है, इन सब के बारे में भी इससे भी संबंधित है। इन दोनों बुनियादों पर टिका हुआ है। नैदानिक पोषण से अलग है क्योंकि प्रोफेशनल्स को समुदाय की समस्या का निदान करना होता है।
यह बिल्कुल क्लिनिकल न्यूट्रिशन से जो पीछे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, जिसमें हम पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए डाइट प्लान्स, आहार योजना करते हैं, उससे ये बहुत अलग है। क्योंकि इसमें जो कम्युनिटी है, जो समुदाय हैं, वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की पोषण संबंधी, आहार संबंधी समस्याएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनके साथ डील करते हैं प्रोफेशनल्स, उनके साथ उनकी परेशानियों को दूर करने के कार्य में जुटे होते हैं। और यह जो समुदाय होता है, यह बहुत ही सेंसिटिव, अति संवेदनशील ग्रुप होता है, समूह होता है। जैसे संवेदनशील ग्रुप के एग्जाम्पल हो सकते हैं छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। सार्वजनिक पोषण, जन पोषक। पहले वाले में आपने पढ़ा पहला कॉन्सेप्ट जन स्वास्थ्य पोषण, अब है सार्वजनिक पोषण। जन पोषक एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो कि विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों से मिलकर बना है। जैसे कौन कौन से? पोषण विज्ञान, जीव विज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, बिहेवियरल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान, सोशल नॉलेज, सोशल साइंसेज, और प्रबंधन विज्ञान, मैनेजमेंट। प्रबंधन का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट। या दूसरी परिभाषा आप याद कर सकते हो, यह संगठित प्रयासों द्वारा, मतलब एक ग्रुप, एक ठोस कोशिशों के बाद स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारियों की रोकथाम करने तथा जीवन को लंबा करने की एक कला और विज्ञान है। ठीक है, पोषण आर्ट भी है, पोषण साइंस भी है। आर्ट कैसे है कि कई बार वही बोरिंग फूड को हम किस प्रकार से अलग अलग तरीके से बना के लोगों को सुझा सकते हैं नए आइडियाज़, कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक ही खाद्य पदार्थ को। ठीक है, लोगों में बोरियत दूर करने के, तो कला और विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब आपके लिए क्या होमवर्क है बच्चों?
आपके लिए होमवर्क है, आपको समुदाय की परिभाषा लिखनी है, आपकी बुक में है, वहाँ से लिखनी है, देख के याद करनी है। आगे है जन पोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं। ठीक, अच्छे पोषण को बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं? पोषण संबंधी समस्याओं को रोककर। समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करते हैं। कारण पहचानना, समस्या कैसे और क्यों हुई, और आखिर में कार्य नीतियों की योजना बनाते हैं। लागू करना और फिर मूल्यांकन करना कि कितनी प्रभावित रही। कारण पहचानते हैं कि पोषण संबंधी समस्या क्या कारण है, कैसे हुई, क्यों हुई। फिर योजनाएं बनाते हैं, सरकार के साथ मिलके सरकार का सहयोग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं, लागू भी कराते हैं, और फिर जांच करते हैं। मूल्यांकन मीन्स जांच करना कि क्या ये इफ़ेक्टिव है, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, इतना हम बेटा पढ़ चुके थे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और नोट्स लिखिए।